नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जीएस मॉक सेकेंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपके 40 प्रश्नों को कवर किया जाएगा। ये प्रश्न आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए आपको मिलेंगे और ये सारे प्रश्न आपके आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन गलत है पूछा गया है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिए, गलत है पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहां पर ए बी सी डी में आपको एक जगह इंस्क्रिप्शन अभिलेखों के नाम दिए गए हैं, दूसरी जगह जगह के नाम दिए गए हैं, प्लेसेस के। तो पढ़िए, रूमनदेई अभिलेख आपका भगवानपुर में है। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है लौरिया अर्राज चंपारण में। तीसरा दिया गया है लमगान शिलालेख जो कि कौशाम्बी में है। और आखिरी आपको दिया गया टोपरा शिलालेख जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है पूछा गया है। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा लमगान शिलालेख। लमगान शिलालेख जो है, इंस्क्रिप्शन जो है वो आपका कौशाम्बी में नहीं अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर को आप यहां से देखिए क्लास, कुछ और फैक्ट्स को जान लेते हैं जो कि पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछा गया कि किस इंस्क्रिप्शन में गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में दिया गया है या फिर उस जन्म से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है, तो वो कौन सा अभिलेख है, प्रश्न पूछा गया, तो आप लगाएंगे रूमनदेई अभिलेख। रूमनदेई अभिलेख में गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा देखिए आपका दिया गया लौरिया अर्राज जो कि चंपारण में है। ठीक है, ये आपका बिहार में है, एकदम सही है। अच्छा, जब भी हम चंपारण को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, चंपारण सत्याग्रह। तो कमेंट बॉक्स पे मुझे बताइए कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। और दूसरा प्रश्न भी मुझे जरूर बताइएगा, चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था कि आप चंपारण आइए और वहां पर आप देखिए किसानों की क्या हालत है। और तीसरा प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस चीज के विरुद्ध था। ठीक है, किस चीज के अगेंस्ट था चंपारण सत्याग्रह। ये तीन आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए लमगान शिलालेख जो है वो कहां पर है, अफगानिस्तान में है, मैंने आपको बता दिया। टोपरा शिलालेख जो है वो दिल्ली में है। टोपरा शिलालेख से रिलेटेड एक फैक्ट जान लीजिए। अक्सर पूछा जाता है कि अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन था या कौन सा शिलालेख था, सॉरी शिलालेख याद रखिएगा, कौन सा शिलालेख था जो कि टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो वो था आपका टोपरा शिलालेख। और इसको लाया किसने था, टोपरा जो जगह है वो आपकी हरियाणा में है। ठीक है, हरियाणा में पहले आपका ये शिलालेख था जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लेके आया। वो ये चीज याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्या है और उत्तर क्या होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को किसने डेसिफर किया था, ठीक है, किसने इसको पढ़ा था, अगर आप ऐसे समझिए तो उसका नाम क्या था, जेम्स प्रिंसेप। ये भी प्रश्न पेपर में कई बार पूछा है क्लास, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को किसने पढ़ा था या फिर किसने डेसिफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, एक और प्रश्न पूछता है कि अशोक का नाम किस इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अशोक का नाम जो है वो 4 इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहां पे देखिए 4 इंस्क्रिप्शन में अशोक का नाम मेंशन है। वो कौन कौन सा है, मास्की, ठीक है, गुर्जार, नेतुर और उदयगोलम। ये याद रखिएगा क्लास, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाला कोई भी इशू नहीं है। यहां पे मैंने इसको इंग्लिश में इस वजह से लिखा है ताकि मैं आपको एक ट्रिक बता सकूं। पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाता है, प्रश्न इस तरीके से होता है कि अशोक का नाम इस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है और इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपको दे दिया जाता है और 3 गलत ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और आपको टिक लगाना रहता है। तो अगर आपको याद रहेगा कि अशोक का नाम इन 4 इंस्क्रिप्शन में दिया है तो आप कभी भी गलत टिक नहीं लगा के आएंगे। अब ये 4 इंस्क्रिप्शन आपको कैसे याद रहेंगे, न्यू मग से, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, नया मग्गा, न्यू मग। ठीक है, एनी से आप याद रखेंगे नेतुर, ठीक है, एम से आप क्या याद रखेंगे, मास्की, यू से आप उदयगोलम और जी से आप गुर्जरा। ठीक है, गुर्जर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पे मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूं आपको।
रूमनदेही अभिलेख अगर पूछा जाएगा कहां पर है तो आप नेपाल में, ठीक है। नेपाल में आपको पता है लुम्बिनी जो है वो क्या है, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। रूमनदेही अभिलेख में गौतम बुद्ध की जन्म की जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद लौरिया अर्राज जो है वो चंपारण में है, बिहार में है, ठीक है। और लौरिया अर्राज जो इंस्क्रिप्शन है उसमें मयूर की चित्र मिलता है, मयूर का चित्र मिलता है, ऐसे भी याद रखिएगा। लमगान शिलालेख कहां पर है, अफगानिस्तान में है। और टोपरा शिलालेख दिल्ली में है। ये वो शिलालेख है जिसको कि फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा से दिल्ली लेके आया था। इतनी चीजें क्लियर। अशोक का नाम कहां मिलता है, तो न्यू मग याद रखेंगे। पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को किसने डेसिफर किया था या किसने स्टडी किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। ये भी चीज याद रखेंगे। अशोक अक्सर अपने इंस्क्रिप्शन में अपना नाम क्या लिखता था, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ठीक है। या फिर देवान प्रिय अशोक ऐसे करके, ठीक है। देवानाम प्रिय ऐसे करके लिख लीजिएगा एक जगह। अक्सर पेपर में पूछा जाता देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी किसको बोला जाता है, तो अशोक को बोला जाता है। सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो फिर आपका क्या है, ये आपका सुमेलित करना है। सूची 1 दिया गया, स्थान दिया गया है, शिलालेख के नाम दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। क्लास देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको नए क्वेश्चन भी कराऊं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वो भी सॉल्व कराऊं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आंसर भी देते जाइए। जैसे मैंने चंपारण वाला जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब देखिए यहां पे शिलालेख के नाम लिखे गए हैं, इरगुडी, ठीक है। दूसरा आपको धौली दिया गया है, तीसरा आपको सौपारा दिया गया है और आखिरी आपको कालसी दिया गया है। सूची 2 दिया गया है प्लेसेस के नाम, देहरादून, पुरी, महाराष्ट्र, कर्नूल, ठीक है। तो यहां पे आपका सही उत्तर जो है वो क्या है, मैं आपको बताती हूं। देखिए इरगुडी जो है ये आपका कहां पर है, ये आपका है कर्नूल में, ठीक है। जो धौली है वो आपका कहां पर है, धौली पुरी में है, ठीक है। सौपारा महाराष्ट्र में है और कालसी जो है वो देहरादून में है। सीधे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि कालसी अभिलेख या कालसी इंस्क्रिप्शन जो है वो कहां पर है, तो आप याद रखेंगे देहरादून में। पूछेगा आपसे सौपारा शिलालेख कहां पर है, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र में। मैं आपने बताया था एक एक पॉइंट से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, इन प्रश्नों को। तो यहां पे आपका सही हो गया सी। देखिए इरगुडी आपका किससे हो गया, कर्नूल से, ठीक है। धौली आपका कहां पर हो गया, पुरी। मैच करते हुए चलिए क्लास। फिर सौपारा महाराष्ट्र और कालसी आपका कहां हो गया, देहरादून। तो आपका सी सही उत्तर है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। प्रश्न कैसे पेपर में बनेंगे ये भी क्लियर होता जा रहा है। एक एक पॉइंट से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका आते हैं खिज्र खां, ठीक है। बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए सबसे पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर उसके बाद ए आपका मोहम्मद शाह और बी आपका क्या है, आलम शाह। यहां पे देख लीजिए आप बी ऑप्शन, सबसे पहले खिज्र, फिर मुबारक, फिर मोहम्मद, फिर आलम, ठीक है। याद रहेगा क्लास, इसको किसी भी ट्रिक से याद कर लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले खिज्र, फिर मुबारक, मुबारक देने के बाद मोहम्मद, फिर उसके बाद आलम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं क्लास। अगर आपको आता है थोड़ा सा भी, अगर आपको पता है कि पहले मोहम्मद है कि पहले मुबारक है, तो आप पेपर में कर सकते हैं। तो पहले ऐसे याद रखिएगा, मैम ने पहले मुबारक दिया था फिर मोहम्मद की बात की थी, तो इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए ये भी एक पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आता है तो सही होगा, अगर नहीं आता है तो हो सकता है गलत भी हो जाए, अगर आपका हार्ड लक हो। तो यहां पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है पूछा गया है, ठीक है। मैं फिर कहूंगी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कौन सही है करेक्ट पूछा गया है, तो इसका मतलब 3 आपका गलत होगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है आरिज ए मुमालिक और उसके सामने दिया गया है महालेखाकार
अकाउंटेंट जनरल की बात की गई है। फिर आपको दिया गया है अमीर बहर, ठीक है, जिसको कि दिया गया है प्रजाजनों के आचरण पर नियंत्रण रखने वाला। फिर आपका दिया गया बर्बक, जो कि दरबार की कार्यवाही पूरा करता था। फिर आपको दिया गया है शाहनाई-ए-पिल, ठीक है, आगंतुकों को सुल्तान से मिलवाना, इंट्रोड्यूसिंग द विजिटर टू सुल्तान, और पूछा गया कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है, जो बर्बक होता था वो दरबार की कार्यवाही करता था। यहाँ पे अब सही उत्तर देखिए आप, आरिज-ए-मुमालिक की जब हम बात करेंगे तो ये सैनिकों की भर्ती करता था, ठीक है। फिर अमीर-ए-बहर की अगर हम बात करेंगे तो ये जल मार्गों की देखभाल एवं नियंत्रण करता था। बर्बक की हमने आपको बताया कि दरबार की कार्यवाही पूरा करता था ये, और शाहना-ए-पिल जो है वो हस्तिशाला का प्रमुख था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। थोड़ा फैक्चुअल है, आप थोड़ा ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं, मैं आपको यही कहूंगी। सबसे आसान तरीका होता है कुछ याद कर लीजिए, मुमालिक याद किया, बस मुमालिक है तो सैनिक है, मुमालिक है तो सैनिक है, मुमकिन है मुमालिक है सैनिक है, ऐसे करके इस तरीके से इन आंसर्स को आप याद करने की कोशिश किया करिए, पेपर में याद रहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन फकीर विद्रोह का नेता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न है, पूछा गया है फकीर विद्रोह, जो फकीर रिवॉल्ट है उसका लीडर कौन है। पहला ऑप्शन आपको तीरथ सिंह दिया गया है, फिर अल्लूरी सीताराम दिया गया है, फिर मोतीलाल तेजावत दिया गया है, और आखिरी आपको चिराग अली शाह दिया गया है। तो फकीर रिबेलियन से आपके रिलेटेड है चिराग अली शाह, डी आपका सही उत्तर है। अब फिर एक प्रश्न, इसको भी आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है, काल क्रमानुसार इसको आपको अरेंज करना है। तो पहला आपको दिया गया है उद्दंड मार्तंड, दूसरा आपको दिग्दर्शन दिया गया है, फिर बंगाल गैजेट दिया गया है, फिर संवाद कौमुदी दिया गया है। तो यहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आपको पता होगा जो बंगाल गैजेट था वो जेम्स हिक्की द्वारा पहला पब्लिश न्यूज़पेपर था। थोड़ा सा भी अगर आइडिया है तो ये पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहला न्यूज़पेपर किसने पब्लिश किया था, या फिर पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था वो कौन सा था। तो उसका आंसर सही होता है बंगाल गैजेट, और उसको पब्लिश किसने किया था, जेम्स हिक्की ने, ठीक है। तो यहां पर सी देखिए कितना आसान प्रश्न है ये। सी जैसे ही आपको पता है आप तुरंत आंसर ए लगा सकते हैं, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको ईयर नहीं भी पता है तब भी आप इसको आराम से कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए ईयर भी अब हम देख लेते हैं। बंगाल गैजेट जो है वो 1779 दिख रहा है आपको। दिग्दर्शन जो है वो 1818, ठीक है। उद्दंड मार्तंड जो है वो 1826, और संवाद कौमुदी जो है वो 1821। अब संवाद कौमुदी किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड कौन सा प्रश्न पूछता है कि आत्मीय सभा का फाउंडर कौन था, राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा को किस ईयर में फाउंड किया गया था, 1814, ठीक है। दूसरी आपकी ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की बात करता है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ये कब, 1828, ठीक है। आत्मीय सभा 1814, 1828, ब्रह्म समाज कौन है इससे रिलेटेड, राजा राम मोहन रॉय। इतनी चीजें याद रखेंगे आप। चलिए तो अब हम बात करते हैं दिग्दर्शन की। तो दिग्दर्शन किसने पब्लिश किया था, मार्शमैन ने, याद रखिएगा। उद्दंड मार्तंड जो है ये जुगल किशोर ने, जुगल किशोर ने 1826 में, और ये फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। इतनी चीजें आपको याद रहेगी। बंगाल गैजेट जेम्स हिक्की 1779 पहला न्यूज़पेपर था जो कि भारत में पब्लिश हुआ, ठीक है। किसी भी तरीके से एक एक पॉइंट से प्रश्न बन सकता है। दूसरा दिग्दर्शन की बात करेंगे तो मार्शमैन 1818, फिर उद्दंड मार्तंड की अगर हम बात करेंगे तो जुगल किशोर 1826, और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन की बात करेंगे तब आप आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज याद रखेंगे, साथ ही साथ ईयर भी याद रखेंगे 1818 और 1814 और 1828, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
7वां प्रश्न देखिए, यहां पर क्या है, सूची है, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है और आपको सही सूची पहचाननी है। तो यहां पर आपका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, हम देखते हैं। अगर हम मलावी झील की बात करें, क्लास वीडियो को पॉज करके पहले आंसर देने की कोशिश करिए, फिर जो मैं आंसर आपको बताऊंगी उसको आप देखिएगा सही है कि गलत। तो अगर हम मलावी झील की बात करें तो मलावी झील आपकी मोजाम्बिक में है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आपके रुडोल्फ झील की, तो रुडोल्फ झील कहां पर है, केनिया में है, तीसरा ऑप्शन। तो 4 3, ठीक है। और हुनुज झील की अगर हम बात करें, हुनुज, तो ये आपका चाइना में है। तो 1 देखिए मिल गया, 4 3 1 2, ऑप्शन ए आपका सही है। यहां पे आप देख भी लीजिए, ऑप्शन 1 सही है। जब हम मलावी झील की बात करेंगे तो वो मोजाम्बिक में है, रुडोल्फ झील की बात करेंगे तो केनिया में है, हुनुज झील की बात करेंगे तो वो चीन में है, चाइना में है, और लाडोगा झील की बात हम करेंगे तो वो आपका रशिया में है, रूस में है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में है? धौलागिरी माउंटेन पीक इज इन विच कंट्री? यहां पे हो सकता है आपसे पूछ ले माउंट एवरेस्ट किस देश में है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपको भारत दिया गया है, दूसरा चाइना दिया गया है, तीसरा भूटान दिया गया और आखिरी आपको नेपाल दिया गया है। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या है, डी, नेपाल। धौलागिरी माउंटेन पीक जो है वो नेपाल में है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है, जो कि हाईएस्ट पीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है, हाईएस्ट पीक भारत में कौन सी है, इसका उत्तर आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो यहां पे देखिए डी सही उत्तर था आपका। अब 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। 9वें प्रश्न में आपसे पूछा गया कौन सही है। अब देखिए जब भी कौन सही है पूछा गया रहता है तो मतलब 3 जो होंगे वो गलत होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहां पे तुर्कमेनिस्तान दिया गया है, फिर आपको मोजाम्बिक दिया गया है, मोरक्को दिया गया है और गुआम दिया गया है और उनके कैपिटल्स दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं यहां पे सही उत्तर पॉज करके आंसर में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। गुआम जो है वो उसकी कैपिटल आपकी अगाना है, अगाना देख लीजिए यहां पर। देश और राजधानी जब हम तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो आपका अशखाबाद, ठीक है। जब आप मोजाम्बिक की बात करेंगे मपूतो, जब आप मोरक्को की बात करेंगे तो रबात, और जब आप गुआम की बात करेंगे तो अगाना, जो कि आपके उत्तर में सही दिया गया था। तो डी आपका वहां पे सही था। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन घाघरा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। कहां से घाघरा नदी आपकी जो है वो ओरिजिनेट कर रही है, ये प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गोसाई थान चोटी, दूसरा आपको दिया गया है मिलाम हिमनत, तीसरा आपको दिया बरनी नामक पहाड़ी और डी आपको दिया गया है मापसातुंग हिमानी, ठीक है। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर है कमेंट बॉक्स में दीजिए, सही उत्तर आपका डी है, डी आपका सही उत्तर है। चलिए देख लीजिए क्या दिया गया है। नेपाल में तलकाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी से घाघरा नदी का उद्गम होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो हो सकता है आपसे पूछ ले जो घाघरा नदी है उसका ओरिजिन आपका भारत में है या फिर नेपाल में है। आपको स्टेटमेंट में इस तरीके का प्रश्न भी दे सकता है पेपर में, तो आप याद रखिएगा इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका कहां पर है, वो आपका नेपाल में है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न भी सूची 1 सूची 2 दिया गया है, आपको सुमेलित करना है इसे भी। यहां पर पहला ऑप्शन आपको दिया गया है फतेह सागर लेक, ठीक है, फतेह सागर लेक। दूसरा आपको दिया गया है खुरापताल झील, ठीक है, खुरापताल झील। तीसरा आपको दिया गया है मानसबल झील और आखिरी आपको दिया गया है लोनार झील। यहां पे सबसे कॉमन जो लेक है जिसका कि उत्तर मुझे लगता है अधिकतर बच्चों को पता होगा, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि लोनार झील जो है वो कहां पर है। अगर आपको पता है तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में है। तो यहां पे देखिए डी में थर्ड कहीं पे दिया गया है आपका, डी में थर्ड इन 2 जगह दिया गया है, ठीक है। अब देखिए
मानसबल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है, मतलब सी का फोर्थ। तो ये दोनों ऑप्शन आपका किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो फतेह सागर झील आपका कहां पर है, राजस्थान में है। खुराब ताल झील आपका कहां पर है, उत्तराखंड में है। मानसबल झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। और लोनार आपका कहां है, महाराष्ट्र में है। लोनार झील से रिलेटेड एक और प्रश्न बार बार पेपर में पूछा जाता है, क्रेटर द्वारा निर्मित, इसको क्रेटर लेक भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्रेटर लेक। ठीक है, आपका लोनार लेक जो है वो क्रेटर द्वारा बना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है, करेक्ट पूछा है, तो फिर बताऊं, 3 कोई गलत होगा। बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। चलिए, पहला आपको दिया गया है फलाघनों का स्वर्ग, दूसरा आपको दिया गया भारत का डेट्रॉयट, फिर तीसरा आपको दिया गया है पहाड़ों की नगरी, और आखिरी आपको दिया गया है मलय का देश। तो ऑर्चार्ड पैराडाइज नेतरहाट को कहते हैं, नेतरहाट को कहते हैं, नहीं, गलत है। ठीक है, डेट्रॉयट ऑफ इंडिया मसूरी को कहते हैं, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नहीं, गलत है। मलय कंट्री ऑफ मैसूर, मलय कंट्री मैसूर को कहते हैं, नहीं। सिटी ऑफ माउंटेन जो है वो आपका डंगरपुर को कहते हैं। यहां पे सही उत्तर आपका सी है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। अब ऑप्शंस को एक बार देख लीजिए। फलोद्यानों का स्वर्ग आपका सिक्किम है। ठीक है, भारत का डेट्रॉयट पीथमपुर है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर है, और मलय का देश कर्नाटका है। ठीक है, क्लियर हो गया सब। ये फैक्चुअल डेटा है, आपको याद करना है, तो याद रखिएगा इन सब डेटा को। अगला देखिए, 13वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से चेचू जनजाति कहां स्थित है? सिक्किम, असम, उड़ीसा, मणिपुर। बहुत ही इजी प्रश्न है, और हर साल ट्राइब से एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, तो यहां पे चेचू ट्राइब की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए टोडा ट्राइब कहां पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है। टोडा ट्राइब कहां पे पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपका उत्तर क्या है। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया है। चलिए, यहां पे मतलब 3 आपके सही होंगे, और उन 3 को आप आज से याद रखेंगे अगर आपको नहीं पता है। वैसे तो चारों का जो चौथा जो आपका है उसको भी मैं सही करवा दूंगी। विटामिन, ठीक है, यहां पे डिस्कवरी कर लीजिए, इन्वेंटर की जगह थोड़ा डिस्कवरी कर लीजिए इसको, किसने इसको डिस्कवर किया है। ठीक है, डिस्कवर कर लीजिए किसने डिस्कवर किया है। विटामिन फंग, विटामिन बी, ठीक है, मैक्यूलन, विटामिन सी कीटाजाटो, और विटामिन के कार्ल हेनरिक डैम। तो यहां पे आपका इनकरेक्ट पूछा गया है, तो सी आपका इनकरेक्ट है। विटामिन की खोज फंक ने ही की थी, डिस्कवरी। विटामिन बी की मैक्यूलम, और विटामिन के की कार्ल हेनरिक डैम। ये सही है आपका। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, विटामिन सी की अगर हम बात करें तो थुजोट होलकट, ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे सी की, और सब तो मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ पॉइंट्स और याद कर लेते हैं जो पेपर में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। विटामिन बी देखिए क्लास, इधर से आप लोग ध्यान से देखिए, स्लाइड में दिख रहा होगा। विटामिन बी का नाम क्या है? थियामिन। ठीक है, फिर राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B3 नियासिन, फिर पेंटोथेनिक एसिड B5, पायरिडॉक्सिन B6, ठीक है, बायोटिन B7, फोलेट B9, ठीक है, कोबालामिन B12, और एस्कॉर्बिक एसिड C। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन सी आपके खट्टे फलों में पाए जाते हैं। प्रश्न बार बार पूछा जाता है कौन सा फल वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो आप याद रखेंगे आंवला। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो आप आंवला को टिक लगाएंगे। और भी खट्टे फलों में आपका विटामिन सी पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है।
यहां पे जब हम नाम की बात करेंगे तो सीधे आपको मैच द कॉलम के फॉर्म में दे देगा। एक तरफ B1, B2, B3, B4, B5, B6 ये दे देगा, एक तरफ ये दे देगा। मैंने कैसे याद किया है? थिया, री, निया, पैंट, ठीक है, पैंट जो पैंट पहना जाता है, थिया, री, नया, पैंट, ठीक है, प्यारी, ब्यूटीफुल। बस अब मेरे थोड़े स्पेलिंग लिखने में गलती कर देती हूं मैं, तो ऐसे समझ लीजिएगा ऐश्वर्या मैम को ब्यूटीफुल की स्पेलिंग BI आती है, BE नहीं आती है, ठीक है। तो थिया एक लड़की है, थिया, री, निया, नया, पेंट, प्यारी, ब्यूटीफुल। तो थियामाइन आपका B1 हो गया, राइबोफ्लेविन आपका B2 हो गया, नियामिन नियासिन आपका B3 हो गया, ठीक है, पेंटोथेनिक आपका B5 हो गया, ये आपका पेरिडॉक्सिन आपका B6 हो गया, और BI से बियोटिन आपका B7 हो गया। और आप इसी तरीके से और भी आगे याद कर सकते हैं। तो मैंने छोटी सी ट्रिक आपको बता दी, थिया, री, निया, पेंट, प्यारी, ब्यूटीफुल, ठीक है। और भी कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक दूसरे के साथ शेयर करिए। मुझे पता है आप लोगों के पास मेरे से फार बेटर ट्रिक्स होंगी, तो उसको ये मत सोचिएगा मैम यही बेस्ट ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट बॉक्स में ट्रिक्स शेयर करिए अगर आपको आती है तो। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप बताइए, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कौन है? What is the blood vessel that carries blood from the body to the heart? ठीक है, बॉडी टू द हार्ट की बात हो रही है। कहां से? शरीर से हृदय की ओर की बात हो रही है। पहला ऑप्शन आपको धमनी दिया गया है जिसको कि आर्टरी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको शिरा दिया गया है जिसको कि वेन कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको निलय दिया गया है जिसको कि वेंट्रिकल्स कहते हैं। और आखिरी ऑप्शन आपको आलन दिया गया है जिसको कि एट्रियम कहते हैं। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या होगा? वेन। क्यों वेन होगा? क्योंकि हम जो ब्लड की बात कर रहे हैं, एक ऐसी वेसल की बात कर रहे हैं जो ब्लड को फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट की तरफ ले जा रही है, तो वेन होगा आपका बी। देखिए, अच्छा पेपर में एक दो प्रश्न और यहां से बनते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है हम कुछ नए प्रश्नों को भी डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ उन नए प्रश्नों से जो पुराने प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए हैं हम उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। तो यहां पे देखिए, द लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी धमनी की अगर हम बात करें तो वो आपका क्या है? ओरोटा, जिसको कि महाधमनी हिंदी में कहा जाता है। लेकिन आपको अगर पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो आपको ऑप्शन में ओर्टा दिया रहेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए लार्जेस्ट वेन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट सिरा की बात करेंगे तो वो आपका कौन सा है? वेना कावा। पेपर में इस तरीके से आपको दिया रहेगा, तो याद रखिएगा वेना कावा है। जो वेन्स होती हैं वो आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं है, उसको हार्ट की ओर ले जाती। वेन्स ना, शरीर में वेन्स होती हैं जो कि ब्लड्स को कैरी करती हैं। कहां पे ले जाती हैं? हार्ट में। ठीक है, जब हम आर्टरी की बात करते हैं, आर्टरीज आपकी कहां प्रेजेंट होती हैं? हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। वो आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी में ले जाती हैं। एक बार जब ब्लड आपके हार्ट में पहुंचता है तो जो वहां से ब्लड निकलता है आर्टरी के थ्रू, उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो जाता है, इसीलिए हम उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। और जो वेन के थ्रू आपके हार्ट में ब्लड जा रहा होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और वेन जो है वो आपके बॉडी से हार्ट में ब्लड ले जाती है, आर्टरी जो है वो हार्ट से बॉडी में ब्लड ले जाती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को। वही चीज लिखिए, that pump the oxygenated blood into the body। चीजें क्लियर हो गई होगी, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप याद रखिएगा वेन जो है वो बॉडी में है, आर्टरीज आपकी हार्ट में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न। 16th क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 16th है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत मुस्लिम आबादी रहती है? मुस्लिम पॉपुलेशन पूछा गया है, उनका परसेंटेज पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 18.28, दूसरा 12.45, तीसरा 17.26 और आखिरी आपका दिया गया है 19.26। और 19.26 आपका करेक्ट उत्तर है। देखिए, ठीक है,
19.26। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है, हिंदू का है, वो कितना है 79.73। फिर इसके बाद मुस्लिम्स का है जो कि 19.263। फिर सिख का है 0.32। फिर ईसाई का है 0.18 और फिर आखिरी में जैन है, नहीं आखिरी में जैन नहीं, आखिरी में बौद्ध है, ठीक है 0.10। अब अगर पेपर में प्रश्न यहां से बनेगा तो परसेंटेज के हिसाब से बन सकता है, ये तो पूछेगा नहीं कि लार्जेस्ट कौन है, क्योंकि आप सबको पता है हिंदू होंगे। आपसे पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट परसेंटेज किसका है, तो आप याद रखेंगे किसका है, बौद्ध का है, ठीक है। फिर उसके जैन बहुत से ज्यादा है, ये चीज याद रखिएगा, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं पेपर में। अगर आपको ऑप्शन दे दिया गया सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, तो आप याद रखेंगे मैम ने बताया था बौद्ध सबसे कम है, ठीक है, जैन उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा ईसाई है और उससे ज्यादा सिख है, फिर मुस्लिम है, फिर हिंदू है। प्रश्न कैसे बनेगा समझ में आ गया ना, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात, अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17th क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन पेनक्रियाटिक जूस। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है माल्टोज, दूसरा दिया गया है लाइपेज, ठीक है, तीसरा दिया गया है टाइलिन और आखिरी दिया गया है इरिप्सिन। तो मैं आपको बता दूं पेनक्रियाटिक जूस में लाइपेज पाया जाता है, बी आपका सही उत्तर है। अगर हम बात करें सलाइवा में, थूक में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वहां पे आपके टाइलिन पाए जाते हैं, टाइलिन पाए जाते हैं, ठीक है। टाइलिन पी जो होता है वो आपका साइलेंट होता है, टाइलिन पाए जाते हैं वहां पे सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, थूक वाले ग्लैंड में। यहां पे मैं लिख भी देती हूं, पेपर में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम इरिप्सिन की बात करें तो ये आपके इंटेस्टाइन में पाया जाता है। चलिए यहां पर हम एक्सप्लेनेशन देख भी लेते हैं, यहां पर लिखा भी होगा। देखिए जब अग्नाशय की बात करें हम, पेनक्रियाटिक जूस की हम बात करें तो वहां पे आपके ट्रिप्सिन, ठीक है, एमाइलेज, लाइपेज। अब हो सकता है पेपर में आपको लाइपेज ना दिया गया हो, एमाइलेज दिया गया हो या ट्रिप्सिन दिया गया हो, तो आप याद रखेंगे। और जबकि इरिप्सिन की जब हमने जो बात की है वो आपके आंतरीय रस में पाया जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, आंत में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। 18 प्रश्न को देखते हैं हम। कभी कभी मैम के मुंह से कुछ गलत निकल जाता है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। 18वां प्रश्न देखिए, विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतरकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाली हल्का पीला द्रव कहलाता है। द लाइट, इसके इंग्लिश में इसको पढ़ देते हैं, द लाइट येलो सब्सटेंस फाउंड इन द वेरियस इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल एंड द टिश्यू इज कॉल्ड। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। पहला ऑप्शन आपको सीरम दिया गया है, ठीक है, फिर आपको दिया गया है कैसिनोजन, फिर आपको दिया गया है फाइब्रिनोजन और आखिरी आपको दिया गया है लसिका, जिसको कि हम लिम्फ बोलते हैं। और यहां पे सही उत्तर भी आपका क्या है, लिम्फ है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है, ठीक है, मोनोसेक्राइड नहीं है बोला गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया फ्रक्टोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा माल्टोज और आखिरी आपको दिया गया गैलेक्टोज। तो मैं आपको बता दूं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज जो है ये आपका मोनोसेक्राइड होता है, लेकिन माल्टोज आपका डाइसेक्राइड होता है, ठीक है। इस वजह से यहां पे नॉट पूछा गया था, तो यहां पे सही उत्तर आपका माल्टोज होगा। फ्रुक्टोज आपके फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट की अम्लीयता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। Which of the following is used in the treatment of acidity of the stomach? जब पेट में एसिडिटी होती है तो क्या यूज किया जाता है। पहला आपको दिया गया है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा दिया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और आखिरी दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जिसको कि हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं।
ये याद रहेगा ना, सोडियम, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है बेकिंग सोडा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज होता है? वॉश करने में, वॉशिंग में, ठीक है, सोप में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट, ये याद रखिएगा आप लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कॉस्टिक सोडा होता है, कॉस्टिक सोडा। अब देखिए यहां पे मैं बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, इन सबको हिंदी में इसलिए नहीं बोलनी क्योंकि पेपर में आपको यही दिया रहता है, तो इसके लिए मत परेशान होइएगा मैम आप हिंदी में क्यों नहीं बोल रही हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि हम क्या कहते हैं बेकिंग सोडा, वो आपके एसिडिटी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट वॉश के लिए यूज होता है, सोप में यूज होता है, ठीक है, साबुन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 21वें प्रश्न को हम देखते हैं। 21वें प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत होती है बोला गया है when the direction of a wave motion is perpendicular to the direction of vibration of the particle of the medium it is called। ठीक है, पहला आपको दिया गया अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग जिसको कि ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, तीसरा यांत्रिक तरंग मैकेनिकल, और आखिरी आपको दिया गया विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। यहां पे परपेंडिकुलर दिया गया है, ठीक है, लंबवत की बात की गई है, इसी वजह से यहां पे सही उत्तर आपका ट्रांसवर्स वेव होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगा। लेकिन यहीं पे अगर प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए और परपेंडिकुलर की जगह आपको पैरेलल दे दिया जाए, पैरेलल दे दिया जाए, ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको कि हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। याद रखिएगा क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में सही है? देखिए क्लास, लास्ट क्लास में फॉन्ट साइज की दिक्कत हो रही थी, इस क्लास में फॉन्ट साइज की दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, प्रश्न लंबा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, तो उत्तर दीजिए। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है CSO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसकी बात हो रही है? आपकी थोक मूल्य सूचकांक की, WPI की बात हो रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात हो रही है। इट इज पब्लिश्ड बाय CSO। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका उपयोग भारत में मुद्रास्फीति संकेतक के रूप में किया जाता है। इट इज यूज्ड एज इन्फ्लेशन इंडिकेटर इन इंडिया। तीसरा ऑप्शन दिया गया, या थोक व्यवसाय द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमतों में बदलाव को नापता है। ध्यान दीजिएगा, इट मेजर द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड सोल्ड एंड ट्रेडेड इन द बल्क बाय होलसेल बिजनेसेस टू द अदर बिजनेसेस। अब हम बात करें होलसेल प्राइस इंडेक्स की, तो WPI और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका यूज आपके इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के मेजरमेंट के लिए होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन मेजरमेंट के लिए दोनों आपका यूज होता है। अभी CPI का यूज ज्यादा किया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का WPI के कंपैरिजन में, लेकिन WPI भी यूज होता है एज अ टूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो B ऑप्शन आपका सही है, C भी आपका सही है। यहां पे हम थोक की बात कर रहे हैं, हम होलसेल प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोक में सामान, आप अक्सर सुनते होंगे थोक में सामान खरीदो सस्ता मिलेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? हम जो प्राइस है उसको हम कंज्यूमर के पास आकर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मार्केट में एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूं, बहुत थोड़ा सा। आप समझो कि आप खरीदने गए पेन, ठीक है, पेन खरीदने गए, एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग विद्यार्थी लोग हो तो कलम की बात करते हैं, कलम खरीदने गए। आप जब होलसेल मार्केट में जाओगे तो ये आपको सस्ता मिलेगा, ठीक है, होलसेल मार्केट में। वहां पर जब आप एज अ कंज्यूमर की तरह, ग्राहक की तरह किसी दुकान से इसको खरीदोगे तो वहां पे आपको थोड़ा डिफरेंट प्राइस पड़ेगा, होता है ना। तो ये याद रखिएगा, जब भी हम प्राइस इंडेक्स को होलसेल मार्केट में कैलकुलेट करते हैं तो हम WPI की बात करते हैं। जब भी हम उसको कंज्यूमर
कस्टमर जो आपका है उस लेवल पे कैलकुलेट करते हैं तो हम उसको सीपीआई की बात करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा डीप में अभी हम यहां पे नहीं जाएंगे, बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, एक में खाली गुड्स को कंसिडर किया जाता है, एक में आपके गुड एंड सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है, वो इकोनॉमिक्स का पूरा आपका लेक्चर हो जाएगा, तो मुझे आपको उतने डीप में नहीं पढ़ाना, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपका बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। ए आपका गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि इसको सीएसओ नहीं पब्लिश करता है, डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। अक्सर प्रश्न यही पूछता है आपको, जो मिनिस्ट्री है उसको गलत कर देता है पेपर में, तो आपको सही बताना है। इतनी चीजें क्लियर हो गई डब्ल्यूपीआई के बारे में, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। यहां पे हम होलसेल प्राइस को कंसिडर करते हैं, ठीक है, होलसेल प्राइस को, और फिर मैंने आपको बता दिया यहां पे जो है ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसी तरीके से आपका सीपीआई भी होता है, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या मुद्रास्फीति के कारण है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? सबसे पहला आपका दिया गया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, दूसरा आपको दिया गया डिवैल्यूएशन, तीसरा आपको दिया गया है पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, और आखिरी आपको दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो इन्फ्लेशन के कॉजेस को अगर आप टाइप करके सर्च करोगे तो ये सब आपके कॉजेस हैं, ठीक है। डी आपका सही होता है। अच्छा क्लास, आपको मुद्रास्फीति पता है क्या होता है? मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको इसको समझाती हूं। देखिए, एक बास्केट लेते हैं, मैंने क्या लिया? बास्केट, ठीक है, एक बास्केट लिया। बास्केट की बात मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि यहां पे सिंगल कॉमोडिटी या सिंगल गुड की बात हम कभी भी नहीं करते हैं। यहां पे हम नंबर ऑफ गुड्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स की बात करते हैं, कई आइटम्स, कई प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो, आपके पापा, ठीक है, पहले उनके जब पापा 1 रुपए दिया करते थे, मेरे पापा को अगर किसी ने 1 रुपए दिया तो मेरे पापा इस बास्केट में ढेर सारा सामान ले आते थे, टॉप भी ले आते थे, पैंट भी ले आते थे, फिर उसके बाद ढेर सारे चिप्स भी ले आते थे, कोल्ड ड्रिंक भी ले आते थे, सब ढेर सारे प्रोडक्ट इस बास्केट में ले आते थे। कितने रुपए में? मात्र 1 रुपए में, 1 रुपए में। लेकिन आज मुझे 1 रुपए कोई दे और मुझे सेम बास्केट कोई दे, सेम बास्केट मुझे कोई दे और 1 रुपए दे दे, तो मैं आपको बता रही, मैं बस एक टॉफी लेके आ पाऊंगी, मैं एक टॉफी लेके आ पाऊंगी। तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो 2 टर्म आप अपने दिमाग में रखेंगे। जब भी हम मुद्रास्फीति की बात करते हैं तो 2 टर्म याद रखिएगा, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कमोडिटीज, नंबर ऑफ गुड्स की बात करें, हम किसी सिंगल गुड की बात नहीं करें। दूसरी जो टर्म है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ समय बाद, मतलब एक टाइम पीरियड ले रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन की बात करें, आज महंगा कल सस्ता, कल सस्ता परसों महंगा, ये नहीं, ये इन्फ्लेशन कभी नहीं कहलाता, गलती मत करिएगा। बच्चे यही गलती करते हैं। जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम किन 2 चीजों की बात करते हैं? बास्केट ऑफ गुड्स की, हम कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज की बात करते हैं, नंबर ऑफ कमोडिटीज की बात करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स की बात करते हैं। हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। दूसरा हम क्या कहते हैं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ समय के लिए, जैसे एक ड्यूरेशन लेके हम चलते हैं, ये नहीं कि आज कल परसों, ऐसे नहीं, ठीक है। ऐसे फ्लक्चुएशन को हम कभी भी इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जब आपकी जो वैल्यू है मनी की वो आपकी घट गई हो तब इन्फ्लेशन कहलाता है। 1 रुपए की जो वैल्यू थी उस समय वो इतने आइटम्स के बराबर थी, समझ में आ रहा है। लेकिन आज यही 1 रुपए जब मुझे दिया जा रहा है तो मैं एक टॉफी ही ला पा रही हूं, तो जो वैल्यू है मनी की वो क्या हो गया? घट गया, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे पापा मुझसे कई साल बड़े हैं, ये चीज क्लियर हो गई। तो जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? मुद्रास्फीति की बात करते हैं। तो यहां पे जो प्राइस है, जो वैल्यू है पैसे की, कीमत जो है पैसे की, वो घट जाती है, ठीक है। जो सामान है वो आपके और महंगे हो जाते हैं।
जो चीज कल मेरे पापा को 1 रुपए में मिलती थी उसके लिए आज मुझे थाउजेंड ऑफ रुपीज देने पड़ रहे हैं। मेरे पापा को अगर शर्ट 1 रुपए में मिलती थी तो आज उस शर्ट के लिए मुझे 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। प्राइस, जो करेंसी की जो नोट है, ठीक है, उसकी वैल्यू घट गई। समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो गई। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं यहां नहीं कर पाऊंगी। कॉस्ट पुल और आपका होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, मैं छोटा सा एग्जांपल और देती हूं आपको, लेकिन याद रखिएगा कभी भी हम सिंगल कमोडिटी की बात नहीं करते हैं, सिंगल आइटम की बात नहीं करते, हम नंबर ऑफ गुड्स की बात करते हैं। लेकिन चीजों को इजी बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूं। एक चीज होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति आ जाए, डिमांड। ये कब होता है, जब अचानक से किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाए। अब देखो डेंगू फैल रहा है, जो बकरी का दूध है उसकी कीमत बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड उसकी बहुत बढ़ गई है और सप्लाई कांस्टेंट है। देखो जब भी हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, एक डिमांड और एक सप्लाई, और इन्हीं दोनों को रेगुलेट करके हम कहीं ना कहीं मार्केट में जो प्राइस है, जो वैल्यू है करेंसी की, उसको क्या करते, कंट्रोल करते हैं। अब आप समझो कि अगर किसी भी आइटम की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है, इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। कल भी मार्केट में 100 लीटर बकरी का दूध था, आज भी मार्केट में 100 लीटर ही बकरी का दूध है, सप्लाई 100 ही है, लेकिन अचानक से डिमांड मार्केट में बढ़ गई डेंगू की वजह से बकरी के दूध की, तो यहां पे डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होगा, बकरी का दूध महंगा हो गया है। समझ में आ रहा है? ये तो बस एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से कभी कभी होता है, देखिए इसी तरीके से कभी कभी हम सप्लाई को क्या करते हैं, घटा देते हैं और डिमांड को बढ़ा देते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि आलू प्याज का रेट जो है वो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब इसके पीछे कारण देखा जाता है तो लोग कहते हैं कि लोग उसको बंडल बंडल में रखने लगे हैं, बटोर बटोर के, मतलब स्टॉक में क्या किया जाता है, होर्डिंग कर दी जाती है, उसको बंद कर दिया जाता है, मार्केट में से उसकी सप्लाई को बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से क्या रहता है, डिमांड उतनी ही रहती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं रहता, लेकिन प्राइस बढ़ जाता है। समझ में आया किस तरीके से हम डिमांड और सप्लाई को चेंज करके इन्फ्लेशन को रेगुलेट करते हैं, मुद्रास्फीति को? ये समझ में आया? जैसे मैंने आपसे कहा, सप्लाई, मार्केट में 100 केजी प्याज की सप्लाई होती है, ठीक है, और 100 केजी प्याज 100 लोगों को चाहिए, 100 पर्सन्स को चाहिए, तो हर इंसान को 1-1 केजी प्याज आराम से मिल जा रही है, अनियन। लेकिन अचानक से किसी ने 50 केजी जो प्याज है वो एक साथ खरीद के कहीं पे बंद कर दिया, मतलब अपने घर में ले जाके बंद कर दिया, बटोर के रख लिया। अब मार्केट में खाली 50 केजी प्याज बची है, और लोग कितने हैं, डिमांड कितने हैं, पर्सन कितने हैं, 100 ही हैं। तो अब क्या हुआ, अब लोग उसके लिए ज्यादा पैसा देने लगेंगे, भाई 2 रुपए ले लो, 3 रुपए ले लो, लेकिन हमको प्याज दे दो, क्योंकि 50 लोग हैं, 50 किलो प्याज है, लेकिन लोग 100 हैं। तो डिमांड सप्लाई को मेंटेन करके कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति को आपको कंट्रोल किया जाता है। अब उसके लिए बहुत सी वेरियस पॉलिसीज और रेगुलेशन किए जाते हैं, हम वो बहुत डीप में हो जाएगा, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित को सही क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। ग्रामोदय से भारतोदय, दूसरा है नमामि गंगे, तीसरा है सेतु भारतम योजना, और आखिरी है आपका उदय योजना। तो यहां पे जो आपका सही उत्तर है, इसको आपका क्या होगा, बी होगा, बी आपका सही उत्तर है, BDCA। अब आप देख लीजिए यहां पे सबसे पहले आपका आया है नमामि गंगे। एक मिनट, सीधे यहां देखिए, नमामि गंगे 2014 हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आया है ग्रामोदय से भारतोदय, अप्रैल 2016, फिर सेतु भारतम योजना, ठीक है, मार्च में, और मतलब इसके बाद ये आपका पहला हो गया, फिर मार्च हो गया, ठीक है, फिर अप्रैल, नहीं सॉरी क्लास, देखिए इसको सही करिए यहां से आप। सबसे पहले आपका नमामि गंगे हो गया 2014, फिर उदय योजना हो गया दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा आपका हो गया सेतु भारतम, और आखिरी आपका होगा ग्रामोदय से भारतोदय। तो वहां पे ऑप्शन आपका बी सही था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, CRR, ठीक है,
सीआरआर क्या है? नगद रूप में रखी गई बैंकों की जमा राशि का 1%, एक अनिवार्य रिजर्व है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को खुद को बनाए रखना चाहिए, या एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक सभी उधार सहायता से पूरी तरीके से समाप्त होने पर आरबीआई से पैसे उधार ले सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इट इज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट मेंटेन इन अ कैश फॉर्म। It is a obligatory reserve that a commercial bank must maintain themselves. It is a penal rate at which the bank can borrow money from RBI when they are completely exhausted of all the borrowing assistance, और आखिरी none of the these। अगर हम CRR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो कैश के फॉर्म में ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व, कैश को रिजर्व करती है बैंक, कहां पर? आरबीआई के पास। ऐसे समझिए कैश, ठीक है। कुछ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल जो कि कुछ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, जो कि यहां पे आपका बैंक डिपॉजिट लिखा है, इसको एनडीटीएल दिया रहता है। अगर आप बहुत डीप में पढ़ेंगे तब नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज। अब देखो लायबिलिटीज हो गया यहां पे, तो इट इज अ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल या बैंक डिपॉजिट मेंटेन इन कैश फॉर्म, ठीक है, जो कि बैंक इसके पास रखती है, आरबीआई के पास। तो यहां पे आपका ए सही है, ए आपका सही है। थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं इस तरीके से, ये कोई बैंक है, ठीक है, बैंक है, आप डिपॉजिटर हैं, आपने बैंक ले जाके, आपने कुछ पैसे, कुछ रुपए बैंक में ले जाके डिपॉजिट किए, ठीक है। बैंक ने किसी और को कुछ पैसे लोन के फॉर्म में दिए, लोन दिया, बैंक लोन देता है ना, चीजें समझ में आ रही है। आप हैं डिपॉजिटर, आपने कुछ पैसे बैंक में जाके दिए, और इसी तरीके से बैंक ने किसी और को कुछ लोन दिया। तो अब ध्यान रखिएगा, बैंक के लिए ये जो बैंक ने जो लोन दिया है वो बैंक के लिए एक एसेट होता है। क्या होता है? एसेट होता है, एसेट। और आपने जो पैसे बैंक में ले जाके रखे हैं ये बैंक के लिए लायबिलिटीज होती हैं। अब क्यों लायबिलिटीज होती है? आप ले जाके अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी होगी कि समय आने पर कुछ इंटरेस्ट लगा के आपका पैसा आपको वापस दिया जाए? बताइए किसकी जिम्मेदारी होगी? बैंक की जिम्मेदारी होगी, ठीक है, बैंक की जिम्मेदारी। तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी होती है। जब एज अ डिपॉजिटर हम अपना पैसा ले जाके बैंक में रखते हैं तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि कुछ समय बाद वो पैसा उसे हमको वापस करना है, ठीक है। जब हम बैंक से पैसा खुद निकालते हैं, लेते हैं लोन के फॉर्म में, तो अब बैंक के लिए वो एक एसेट होता है, एक संपत्ति होती है, ठीक है, और उसको पता है कि हम कुछ समय बाद उसका पैसा जो हमने लोन के फॉर्म में लिया है वापस कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में, एनपीए के बारे में। एनपीए कब कहा जाता है? जब जिसने लोन लिया है वो बैंक को एक समय बाद लोन नहीं वापस कर पाता है, तो वो एनपीए हो जाता है। तो जब भी हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करेंगे तो कैश रिजर्व रेशियो आपका कुछ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल जो कि आपका नेट डिमांड लायबिलिटी है उसको वो आरबीआई के पास रखता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई ना? किसी दिन बहुत आराम से आपको ये सब चीजें पढ़ाई जाएगी, अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए। 26 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक विधानसभा सीटें रखता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स? वो आपका उत्तर है, पहला आपको कानपुर दिया गया, लखनऊ, गोरखपुर या प्रयागराज। इसका सही उत्तर आपका है प्रयागराज, डी आपका सही उत्तर है। प्रयागराज जिले में आपके सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और कितनी है? 12 सीटें हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात की गई है, ठीक है, फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट की बात की गई है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा आपको चंद्रभाल सिंह दिया गया है, फिर चौधरी नारायण सिंह दिया गया है, फिर डी आपको सतीश महन दिया गया है। और यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? आपका है चौधरी नारायण सिंह, जो कि सी ऑप्शन है, ठीक है। पहले डिप्टी सीएम की बात की गई है इसलिए सी को टिक लगाएंगे।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, मतलब सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से इसकी लगती है, कौन सा राज्य है वो, ये पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट बॉर्डर विद द उत्तर प्रदेश? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश और आखिरी दिल्ली दिया गया। यहां पे सही उत्तर आपका है हिमाचल प्रदेश, सी आपका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। 29th क्वेश्चन को देखिए। 29th क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है कि उत्तर प्रदेश की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी, पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी जनघनत्व की बात की है 829, ठीक है, जनघनत्व की बात की गई है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है, इसलिए बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लिटरेसी रेट की बात की गई, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है, ठीक है। मेल लिटरेसी की बात की गई है 77.62, 77.55, 77.73 या 77.30। तो मेल लिटरेसी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 77.30। ये आपका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में प्रदूषण के कौन कारण हैं, ठीक है। कॉज ऑफ पॉल्यूशन की बात की गई है। पहला ऑप्शन तेजी से शहरीकरण, रैपिड अर्बनाइजेशन, दूसरा आपको दिया गया है कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। तीसरा आपको दिया गया है जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर, या आपको दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। अब पॉल्यूशन के कॉज सब हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, क्योंकि आप देखते हैं अर्बनाइजेशन से कितने अर्बन वेस्ट निकलते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन, सॉइल पॉल्यूशन होता है। गाड़ियों की बहुत ज़्यादा होने से, बहुत गाड़ियां होने से एयर पॉल्यूशन भी होता है, उनकी नॉइज से, गाड़ियों के नॉइज से या इंडस्ट्रियल नॉइज से आपके नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। तो अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण है। कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल वेस्ट होता ही है, इंडस्ट्री से वेस्ट ले जाके जो वहां के सीवेजेस हैं उसको नदी में छोड़ दिया जाता है। फॉरेस्ट फायर, अचानक से फॉरेस्ट फायर लगने से भी पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन। जो सॉइल्स हैं वो आपकी पूरी तरीके से इरोड हो जाती है, बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ठीक है। नीचे संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की है? हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नीच? नीच किसने बोला है, किसने दिया है? एक मिनट क्लास, हाँ। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ग्रिनेल, फिर आल्टन, फिर आर्नेस्ट हिक्कल, फिर आर्ने नीच। तो यहां पे सही उत्तर आपका ए है, ठीक है। ग्रिनेल द्वारा आपका नीच कॉन्सेप्ट, नीचे या नीच कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहीं पर पूछा जाता है कि इकोसिस्टम, तो आप याद रखेंगे टांसले, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछेगा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, तो आप किसका नाम याद रखेंगे? वॉल्टर जी रोजन का, WG रोजन का, ठीक है। ये भी नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न यहां से भी बनता है पेपर में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मानक किसी जल स्रोत के जल में घुली ऑक्सीजन मात्रा को दर्शाता है, ठीक है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन अ वाटर ऑफ वाटर सोर्स? तो उसको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, या फिर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव कहते हैं। तो ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि ओशियंस में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एकदम खत्म हो गया, जिसकी वजह से वहां पे डेड जोन क्रिएट हो गया। डेड जोन क्यों? क्योंकि अगर वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जो मछलियां हैं या दूसरे आपके जंतु हैं, जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं, वो ऑक्सीजन को किस फॉर्म में लेते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में। और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ही नहीं होगा, ठीक है, तो फिर उनका रहना वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। तो और वो डेड जोन क्रिएट हो जाता है, वहां पे पूरी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। इतनी चीजें क्लियर? चलिए अगला हम देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है? गलत पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, मतलब बाकी 3 जो होंगे वो आपके सही हैं। पहला, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, यूपी काउंसिल फॉर द शुगर केन रिसर्च जो कि आपका शाहजहांपुर में है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान जो कि लखनऊ में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून, और आखिरी आपको दिया गया भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो कि बेंगलुरु में है। यहां पे आपका इनकरेक्ट है सी, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो देहरादून में नहीं शिमला में है। ठीक है, यहां पे आप देख भी सकते हैं, देखिए हिमालय वन अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में है, और सब जो आपका सामने ऑप्शन दिए थे वो सही था। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। 35th क्वेश्चन को देखिए, 35वें प्रश्न को, पारंपरिक निर्वाह खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेडिशनल सब्सटेंस फार्मिंग? मॉनसून, सॉइल फर्टिलिटी, एनवायरमेंटल कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव? मॉनसून, मिट्टी की उर्वरता या पर्यावरण स्थिति या फिर उपयुक्त सभी? देखिए मैं तो कहूंगी किसी भी तरीके की फार्मिंग हो उसमें सॉइल फर्टिलिटी मैटर करती है, मॉनसून तो भाई बहुत ही जरूरी है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक मॉनसून भी उसी का पार्ट है। ठीक है, कितनी धूप है, कितनी बारिश हो रही है, हवा कैसी चल रही है, इन सब की वजह से कीड़े मकोड़े पेस्ट ये भी डिपेंड करता है, सॉइल की फर्टिलिटी कितनी है। तो किसी भी तरीके की फार्मिंग अगर हो तो उसमें ये ऑल ऑफ द अबव ही सही उत्तर होगा, तो डी आपका सही उत्तर है। ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। 36 क्वेश्चन को देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन है? ठीक है, विच इज द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? विच इज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सी लैंग्वेज? ठीक है, मणिपुरी दी गई है, कन्नड़ दिया गया है, सिंधी दिया गया है, मराठी दिया गया है, और यहां पे ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। सी आपका सही है। पेपर में अक्सर प्रश्न पूछता है कि 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे किस चीज से रिलेटेड है, यहां पे लैंग्वेजेस से। ठीक है, तो यहां पे आप देख लेंगे सी आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरी कोशिश की गई है कि फॉन्ट साइज सही रखा जाए। वीडियो को पॉज करिए, एक अच्छा प्रश्न है, इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहां पे आर्टिकल 143 की बात की गई है, अनुच्छेद 143 की बात की गई है, और आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से राय लेता है, उसको लेने का अधिकार है। आर्टिकल 143 पहले सबसे पहले याद रखिएगा, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, एडवाइजरी। ठीक है, एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात की गई, यही चीज आपके पहले इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया किन किन मैटर्स में प्रेसिडेंट के पास ये राइट रहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सके। अगर आपने आर्टिकल 143 पढ़ा होगा तो वहां पे 2 क्लॉज आपके दिए गए, 1 और 2, और यहां पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, ठीक है, प्रसंग विदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, ठीक है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेनेंस एक्सेट्रा। दूसरा आपको दिया है सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, व्हेन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेज ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तीसरा आपको दिया गया या किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल, क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, लॉ एक्सेट्रा। और आखिरी आपको दिया गया है यह एक विवेक का अनुसार शक्ति है और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर एंड देयरफॉर कैन नॉट बी मेडिकेटेड एज अ राइट। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है, जिसमें कि प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार रहता है कि कुछ मैटर्स में वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सके। ठीक है, अब वो 2 मैटर्स जो मेंशन है वो आपके ये दोनों है। पहला आपका ये मेंशन है, When a question of law arises on a matter of public importance, कोई ऐसा मैटर जो कि सार्वजनिक महत्व का है तो उसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकता है।
अब याद रखिएगा, यहां पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले मैटर पे एडवाइस दे या ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट के पास है ये शक्ति। अगर वो ना देना चाहे तो वो प्रेसिडेंट को नहीं भी एडवाइस देगा, ये उस पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा है आपका कि इन अ केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वीनियंट एक्सेट्रा, इस पे अगर प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस मानी तो सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को दी है ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है, वो उस एडवाइस को माने चाहे ना माने, ठीक है। बाइंडिंग नहीं होती है कभी भी जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई रहती है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट मानना चाहे तो माने, ना मानना चाहे तो ना माने। तो यहां पे आपका सही उत्तर होगा 1 और 2, बी, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। 38 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है? गलत पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया, मतलब बाकी 3 जो होंगे वो आपके सही होंगे। अनुच्छेद 165 देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी, ठीक है, द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखक, लेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 316 संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यालय, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस एंड स्टेट पब्लिक सर्विस। और डी 345 राज्य की राजभाषा अथवा भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज और अ लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। तो यहां पे आपका कौन सा इनकरेक्ट है? 165, ठीक है। 165 में आपकी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री की बात नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेट में जो आपके एडवोकेट जनरल होते हैं उनको अपॉइंट करता है गवर्नर, ठीक है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री तो आपके अटॉर्नी जनरल होते हैं जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर करेक्ट ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको हमें अरेंज करना है। तो आपका पहला ऑप्शन आपको दिया गया है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, फिर भारतीय दंड संहिता, फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग, फिर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, फिर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फिर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन। यहां पे आपका सही उत्तर है सबसे पहले बी, ठीक है, बी होगा। देखिए बी कहीं दिया है, इन 2 ऑप्शन में दिया है। बी के बाद आपका होगा डी CIC, तो सी आपका सही उत्तर होगा। यहां पे आप देख लीजिए भारतीय दंड संहिता आपका 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो सबसे लास्ट में आपका होगा करप्शन वाला, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, 1963, और केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964। तो अरेंज कर लीजिएगा आप लोग। आखिरी प्रश्न आज के क्लास का, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का विभाजन किया गया? ठीक है, दोनों को अलग कब कर दिया गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, दोनों को अलग अलग कब बनाया गया? किस अमेंडमेंट के थ्रू? 83, 87, 79 या फिर 89? तो यहां पे आपका सही उत्तर है 89, डी आपका सही उत्तर है। कुछ फैक्ट्स और हम लोग देख लेते हैं एक बार। देखिए 2003 दिख रहा है आपको, 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों को अलग अलग कर दिया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो आर्टिकल 338 में दिया गया है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब आपका 338A में दिया गया है, ठीक है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के आपके पहले आपके चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो थे श्री कुंवर सिंह, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के जो आपके पहले आपके चेयरमैन थे वो थे आपके सूरज भान। यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो कुंवर सिंह और सूरज भान जी का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है क्लास। तो आज के सेशन में इन 40 प्रश्नों को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर तो जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी आपने सजेशन दिए थे फॉन्ट साइज को लेके वो तो करेक्ट कर लिए गए हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास। अगले क्लास में आपसे मिलते हैं फिर नए 40 प्रश्नों के साथ। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ और डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद।